हम्म। अब मैंने वहां पे क्या बोला था, जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो हमें कैसे मालूम चलता है कि वेक्टर को ऐड करना है। तो मैंने बोला था कि लैंग्वेज में कई बार यूज करता है टोटल, या फिर कई बार वर्ड यूज करता है रिजल्टेंट, या फिर कई बार वहां पे वर्ड क्या यूज करता था, नेट फोर्स। तो हमें कैसे मालूम चलेगा वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कई बार क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है चेंज। तो कई बार क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी, या फिर कई बार क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी वहां पे वर्ड यूज होगा चेंज, तो इसका मतलब है वेक्टर को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 60 डिग्री। और मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कभी कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और कभी मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो हमें मालूम है ए प्लस बी क्या देता है। अगर वेक्टर ए और बी को ऐड करेंगे तो बताओ वेक्टर सी देगा कि नहीं देगा। यस। तो अगर मैं कभी तुमसे पूछता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ कि हमें वेक्टर सी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। वेक्टर सी क्या है, वेक्टर सी ए प्लस बी का वहां पे रिजल्टेंट है। तो अब बताओ दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मुझे दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो वहां पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बताओ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करोगे तो फॉर्मूला वहां पे क्या था, फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर, प्लस 2 × a × b × cos 60। अब यहां से चेक कर लो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है वहां पे। तो बताओ कितना हो जाएगा, cos 60 1/2 था। तो बताओ ये वैल्यू √19 आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर। यस सर। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि a प्लस बी को ऐड करो तो कितना आएगा, तुम बोलोगे a प्लस बी को ऐड करने पे √19 आएगा। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर d है, और वेक्टर d को मैं बोल रहा हूं वेक्टर a माइनस वेक्टर b, डाटा सब कुछ सेम है, वेक्टर ए और बी उनका मैग्नीट्यूड वही है, एंगल वही है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि वेक्टर डी को लिखो ए माइनस बी। तो बताओ यहाँ पे दो वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो वेक्टर को ऐड किया तो यहाँ पे हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। बताओ सेम चीज है कि नहीं है। अभी तक हमने ए और बी दोनों को ऐड किया था, अब मैं बोल रहा हूं ए और बी दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, और जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट अगेन क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको अगेन हम ट्रीट करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन को भी क्या ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन को हम ट्रीट करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
सर वेक्टर डी का ड्रॉ होगा। क्या बोल रहे हो तुम? वेक्टर डी कहाँ आएगा? बता रहा हूं ना मैंने बोला कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए प्लस बी लिखते हैं, इसका मतलब है दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी, और ए माइनस बी लिख रहे हैं, तो ए माइनस बी अगेन हम ये क्या दे रहा है, एक वेक्टर डी दे रहा है। भाई दो वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है, तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्या मिलता है, एक वेक्टर डी मिलता है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, तो वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता ही नहीं होता है कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। तो डी का मतलब है दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। अब मैंने क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन को भी हम ट्रीट करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। किस तरह से ऐड कर रहे हैं तो बताओ, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ता है क्या मैथ्स में? नो सर। ए माइनस बी को हमने लिख दिया ए प्लस ऑफ क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। अच्छा, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमने कभी लिखा एफ इक्वल्स टू 10 आई कैप, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 10 न्यूटन का फोर्स जो कहां एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, माइनस साइन लगा रहा हूं, वेक्टर एफ के आगे माइनस साइन लगा रहा हूं। अब बताओ वेक्टर एफ के आगे अगर माइनस साइन लगाएंगे तो ये वैल्यू -10 आई कैप बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? यस सर। यस सर। देखो वेक्टर एफ का मतलब 10 आई कैप है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर एफ के आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो 10 आई कैप -10 आई कैप बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और ऐसा जो वेक्टर होता है उसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो यहां पे चाहो तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन लिख लो। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, केवल डायरेक्शन वहां पे ऑपोजिट हो जाता है। समझ में? जब भी हम किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसका केवल डायरेक्शन क्या हो गया है, ऑपोजिट हो गया है। अब बताओ यहां पे जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है कि नहीं है? लेकिन बताओ यहां पे जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बताओ बी का नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। तो सब्ट्रैक्शन को जब हम बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जब हम सब्ट्रैक्शन को बोल रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो हम किन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उनमें से एक का हमें नेगेटिव लेना है। अच्छा बताओ बी का नेगेटिव वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो वहां पर। अब बताओ जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, बताओ उनके बीच में एंगल कितना चला गया? पहले 60 था लेकिन अब ये एंगल कितना हो गया, 120। अब बताओ यहां पे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं? एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 3 है, और जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करोगे तो तुम बोलोगे वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 120 डिग्री। और अभी मैथ्स में पढ़ा होगा कॉस 120 होता है -1/2, तो 9 + 4 13 प्लस यहां पे क्या हो गया 12 cos 120 -1/2। अब चेक करो वेक्टर डी की वैल्यू कितनी आ गई। वेक्टर डी का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो बताओ जब दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना, √7 आया कि नहीं आया?
और Yes, जब sir. यहाँ पे हमने दो वेक्टर को ऐड किया तो रिजल्ट कितना था? √19 था। Yes, sir. बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ डाउट है तो अभी पूछो यहाँ पे। सर मैंने केवल क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन भी क्या है? सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से एडिशन है। बस केवल डिफरेंस ये है कि जिन दो वेक्टर को हम ऐड करने जाते हैं उसमें से एक का हमें केवल नेगेटिव वेक्टर लेना है और कुछ नहीं लेना। जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं उनमें से एक का हमें नेगेटिव वेक्टर लेना। बताओ, कुछ है डाउट? नहीं तो अपन आगे बढ़े। सर 17 कैसे आया? क्या बोल रहा है? 17 कैसे आया, नहीं समझ। 17 कहाँ लिखा? 7 लिखा है ना। हाँ वही सर। अरे 12 - 1/2 क्या देता है? 12 × -1/2 6 देता है। हाँ और सर 13 - 6 क्या देगा? समझ हाँ, समझ गया। समझ गया ना। आगे बढ़े अपन। Yes, sir. सर -b किस क्वाड्रेंट पे? -b किस क्वाड्रेंट में? देख लो तुम क्वाड्रेंट क्या बनेगा। बोलो क्वाड्रेंट क्या होगा? थर्ड। Third. थर्ड क्वाड्रेंट। वो तो डिपेंड कर रहा है ना बी वेक्टर कहाँ पे, उसका ऑपोजिट कर देना है अपने को तो। यस सर। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट वहां पे। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, ये ग्राउंड है, ये हमारी एक बॉल, ये हमारी वॉल है, यहां पे एक बॉल है और बॉल यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव कर रही है। बॉल का मास m है और बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कुछ टाइम बाद ये बॉल क्या करती है? कोलाइड करती है। अब ये डिपेंड करता है कोलिजन का नेचर कैसा है। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि बॉल अगर v से टकरा रही है तो बॉल v से ही रिबाउंड कर रही है। यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं जितनी स्पीड से टकराई उतनी स्पीड से बॉल क्या कर गई? रिबाउंड कर गई। जितनी स्पीड से बॉल टकराई उतनी स्पीड से बॉल यहां पे क्या कर गई? रिबाउंड कर गई। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं यहां पे कि फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। अच्छा, इतना सबको मालूम होगा कि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। इतना सबने पढ़ा ही नहीं पढ़ा 9th-10th में? मोमेंटम होता है मास Yes, इनटू sir. वेलोसिटी। मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है वेलोसिटी वेक्टर। जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन वहां पे मोमेंटम का होगा। अच्छा, इनिशियली वेलोसिटी कहां पे है? इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। बताओ इनिशियली मोमेंटम कहां पे है? Along positive x. पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बाद में मोमेंटम कहां है? Negative x. बताओ हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते कि इनिशियली जो मोमेंटम का वेक्टर है वो राइट की ओर है और बाद में मोमेंटम का वेक्टर लेफ्ट की ओर है? बताओ ऐसा शो करो नहीं शो करोगे? इनिशियली मोमेंटम वेक्टर राइट की ओर है, बाद में मोमेंटम वेक्टर लेफ्ट की ओर। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान, चेंज को हमेशा हम डेल्टा से डिनोट करते हैं।
जब हम सिंबल यूज करते हैं ना मैथ्स में, इसको रीड करते हैं डेल्टा। और डेल्टा क्या बताता है? डेल्टा बताता है फाइनाइट चेंज को, यानी कोई अगर चेंज हुआ है जिसकी वैल्यू फाइनाइट है, तो वहां पे हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें तो कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान ना, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ यही फॉर्मूला है कि नहीं चेंज का? तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन किस फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करना है? इसको हमें वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम का मतलब यही है कि नहीं है कि दो वेक्टर को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बताओ अब इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? पी एफ बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उसमें से हमें एक का क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। अच्छा अब डायग्राम देखो जरा, इनिशियली वेक्टर इस डायरेक्शन में है कि नहीं? फाइनल वेक्टर इस डायरेक्शन में। और बताओ अभी दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180। लेकिन बताओ हमें इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है कि इन दोनों को ऐड करना है क्या? नहीं, हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से हमें इनिशियल का नेगेटिव लेना। अब बताओ इनिशियल वेक्टर के आगे अगर नेगेटिव लगाओगे तो वो इस डायरेक्शन में आ गया कि नहीं आ गया? अब देख के बताओ, पीएफ और माइनस पीआई वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं है? और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में याद होगा, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे अब तुम क्या बोलोगे? यहां पे तुम बोलोगे कि जो भी चेंज इन मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? अच्छा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो m इंटू वी है कि नहीं है? अब बताओ हमें Yes, लॉ sir. ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्या बोलोगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से तुम बोलोगे कि जो दो वेक्टर्स हैं वो बेसिकली उनके बीच में एंगल 0 डिग्री आ गया, तो a प्लस बी का मतलब बताओ 2mv आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। तो ये चीज ध्यान रख लो कि अगर कोई पार्टिकल टकराता है और रिबाउंड करता है तो वहां पे फाइनली दोनों चीजें ऐड हो जाती है। कर तो हम सब्ट्रैक्ट रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो दोनों क्वांटिटी यहां पे क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। और क्यों ऐड हो जाती है? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री आ जाता है। बताओ इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? अभी हमने केवल सिंपली दो वेक्टरों क्या किया है? ऐड किया। और ऐड करते वक्त हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हमें इनिशियल का नेगेटिव ले लेना है। इतना लिखा सबने? अब इतना लिखा कि नहीं लिखा सबने? यस सर। अच्छा अब देखो, ये एक तरीका था और डिपेंड कर रहा है तुमको क्या चीज इजी लग रही है। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है भाई? डेल्टा पी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है कि नहीं? अच्छा इनिशियली अगर मोमेंटम लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखोगे? किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड, साथ में मल्टीप्लाई करते थे उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को। बताओ इनिशियली मोमेंटम mv आई कैप है कि नहीं? अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या होगा?
फाइनल मोमेंटम बताओ माइनस एम वी आई कैप होगा कि नहीं होगा? इनिशियली मोमेंटम राइट की ओर है, फाइनल मोमेंटम लेफ्ट की ओर है। बताओ वेक्टर फॉर्म में यही मोमेंटम की इक्वेशन है कि नहीं? Yes. अब दूसरा तरीका क्या है कि पी आई और पी एफ की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में। बताओ अब इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? पी एफ तो हो गया माइनस एम वी आई कैप माइनस पी आई का मतलब बताओ अब ये वैल्यू आ गई -2 MV I कैप। और ध्यान है ये तो वेक्टर फॉर्म है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो बताओ मैग्नीट्यूड 2MV है कि नहीं? -I कैप क्या बता रहा है? -I कैप बता रहा है इसका डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जो भी मोमेंटम में चेंज है वो लेफ्ट की ओर है। बताओ दोनों चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? दूसरा तरीका क्या है कि जब हम चेंज लिख रहे हैं तो वहां पे फाइनल वैल्यू भी वेक्टर फॉर्म में पुट कर दो, इनिशियल वैल्यू भी वेक्टर फॉर्म में पुट कर दो। बताओ इतना आया कि नहीं है समझ में? Yes, sir. और देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे हम दोनों मेथड यूज करते जाएंगे। इतना लिखा सबने? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। ये हो गया ग्राउंड, और ग्राउंड पे एक बॉल है और ये बॉल टकरा रही है इस तरह से। बॉल का मास m है, बॉल की स्पीड v है, और ये बॉल नॉर्मल से थीटा एंगल पे टकराती है। उसके बाद ये बॉल उतने ही एंगल पे रिबाउंड हो जाती है सेम स्पीड से। डायग्राम सबको क्लियर हुआ? बॉल का मास m, बॉल की स्पीड v, बॉल थीटा एंगल से टकरा रही है, बॉल थीटा एंगल पे वहां पे क्या कर गई? रिबाउंड कर गई। अबे हाँ ना इतना। अब फिर से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। और ध्यान ना दोनों तरीके हम यूज करेंगे। चेंज का मतलब मैंने क्या लिखा? चेंज इन मोमेंटम का मतलब यही होता ही नहीं होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा अब ये होता है मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है? बॉल कहीं पे भी जा रही हो, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो m इंटू वी है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चलो अब पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि हम सब्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हम सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम ऐसा लिखते नहीं लिखते हैं पी एफ वेक्टर बताओ हम ऐसा लिखते नहीं लिखते हैं पहले मेथड में कि सब्ट्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं? सब्ट्रैक्शन को हम लिखते हैं फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेक्टर, Yes, sir. है ना? अच्छा अब ये बताओ मुझे, ये अगर एक्स एक्सिस है जहां पे बॉल टकरा रही है, इसको मान लो ओरिजिन जरा, तो ये डायग्राम देख के बताओ इनिशियली मोमेंटम कहां जा रहा है? बोलो।
बताओ इनिशियली जो वेक्टर होगा मोमेंटम वो कहाँ जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ इतना सबको क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. अब देखो जरा डायग्राम में आओ। अगर हम डायग्राम में इसको बोल दें एक्स एक्सिस, इसको बोल दें वाई एक्सिस, तो बताओ इनिशियली जो मोमेंटम रहेगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो ये एंगल कितना होगा? चेक करो, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, फाइनल मोमेंटम कहां जाएगा? फाइनल मोमेंटम फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया कि नहीं गया? बताओ फाइनल मोमेंटम ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. बताओ Yes, ये sir. एंगल भी थीटा है कि नहीं है? Yes, sir. अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अच्छा बताओ, अभी इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90 degree. 90 कैसे हो जाएगा? ये एंगल पूछ रहा हूं, ये एंगल 180 minus 2 theta. एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा। बताओ है कि नहीं है? Yes, sir. तो जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी, इनके बीच का एंगल 180 माइनस 2 थीटा है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन बताओ हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से बताओ हमें इनिशियल का नेगेटिव लेना है कि नहीं लेना है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ इनिशियल का नेगेटिव क्या होगा? बताओ इनिशियल का नेगेटिव ये वेक्टर होगा ही नहीं होगा, इसके ऑपोजिट कर दें? अरे कर दे या ना कर दें? Yes, sir. अच्छा अब बताओ ये एंगल भी थीटा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उनके बीच का एंगल कितना है? 2 theta. अरे 2 थीटा है। Yes, sir. अब बताओ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलेगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलेगा जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनका मैग्नीट्यूड तो mv है और उनके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab cos 2 थीटा। बताओ ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा अब अगले स्टेप में क्या होगा? क्या चीज बाहर निकाल सकते हो? 2p स्क्वायर। बताओ ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? Yes, sir. लिख सकते हैं. अच्छा अब मैथ्स में देखो, तुमने फॉर्मूले पढ़े ही नहीं पढ़े ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ रहे हो अभी। 1 प्लस cos 2 थीटा वो देता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा ये देता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos थीटा होता है तो ये देता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा ये देता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले, ये फॉर्मूले लिख लो। पढ़े क्या फॉर्मूले भी तुम लोगों ने? No, sir. No, sir. No, sir. लिख लो, ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज होते हैं। और केवल रिजल्ट ध्यान रखना है कि एंगल का आधा होता है। यहां पे 2 थीटा है तो यहां थीटा बना कि नहीं बना?
और यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 बना कि नहीं बना? तो ये लिख लो वहां पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा देता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा देता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 देगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 देगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत जगह यूज होंगे, और 1 माइनस कॉस थीटा वाला तो बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में। अब बताओ, अगर हम फॉर्मूले को यूज करें तो 2p स्क्वायर, बताओ 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या दे देगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा दे देगा, नहीं दे देगा? अब बताओ, स्क्वायर रूट में से क्या बाहर निकलेगा? 2 बाहर निकलेगा, p बाहर निकलेगा, और कॉस थीटा बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा? p का मतलब बताओ mv है कि नहीं है? तो अगले स्टेप में रिजल्ट आता है 2mv कॉस थीटा। तो यहां पे हमने क्या किया है? यहां पे हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया। जिन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उनका मैग्नीट्यूड मालूम है, उनके बीच का एंगल मालूम है, तो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज कर लिया वहां पे। यस सर। तो ये तो एक तरीका है वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का, कि सब्ट्रैक्शन को हमने लिखा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और जिन 2 वेक्टर्स को ऐड करना है उनको हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड कर लिया। रब करूं मैं इतना? यस अच्छा, Yes, sir. दूसरे, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? रोकूं क्या? No, sir, then. चलो, अब अपन सेकंड मेथड पे आते हैं। मैंने क्या बोला है? वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के 2 तरीके हैं। अब जो दूसरा तरीका है उसमें मैंने क्या लिखवाया? उसमें मैंने लिखा है कि वेक्टर फॉर्म में ही वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, अब सेकंड मेथड में हमें क्या करना है? वेक्टर फॉर्म में ही वैल्यू पुट करनी है। अब मैंने क्या बोला है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी लिखते नहीं लिखते हैं? अच्छा, डायग्राम देख के बताओ, इनिशियली मास तो m है, बताओ वेलोसिटी कौन से क्वाड्रेंट में जा रही थी इनिशियली? 4 इनिशियल, अबे इनिशियल ये है, ये फाइनल है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में? सर फोर्थ। फोर्थ। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। सर। जिसके साथ थीटा एंगल होता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट चलता है। बताओ, एक्स के साथ हम ऐसा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे वहां पे? v साइन थीटा आई कैप माइनस v कॉस थीटा जे कैप। जो वेक्टर रहेगा उसका y कंपोनेंट v cos थीटा, x कंपोनेंट v sin थीटा। अच्छा, फाइनली अगर लिखने जाओगे तो फाइनल मोमेंटम को क्या लिखोगे? फाइनल मोमेंटम को लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी। बताओ, फाइनल वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सर फर्स्ट। फर्स्ट। इसका x कंपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव, थीटा एंगल y के साथ है। तो बताओ, फिर से हम इक्वेशन यही लिखेंगे v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। बताओ, इतना क्लियर हुआ? v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। अब क्या करो, यहां पे वैल्यू पुट कर दो जरा, pf की और pi की। चेक करो, जब pf माइनस pi करोगे, बताओ फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो mv साइन थीटा वाली टर्म कैंसिल आउट होगी कि नहीं कैंसिल आउट होगी? यस सर। और v कॉस थीटा जे कैप माइनस माइनस होके
चेक करो सब्ट्रैक्ट करने पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2mv cos थीटा जे कैप। करो माइनस जरा, फाइनल माइनस इनिशियल को जरा। मैंने क्या बोला है, फाइनल वैल्यू यहां पुट करो और इनिशियल वैल्यू यहां पुट करो। अब बताओ 2mv cos थीटा जे कैप, ये तो वेक्टर फॉर्म है। अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहां से भी मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है, 2mv cos थीटा। पॉजिटिव जे कैप क्या बता रहा है, पॉजिटिव जे कैप बता रहा है कि डायरेक्शन इसका ऊपर की ओर है। जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाने ना, उसको हम दोनों मेथड को यूज करते जाएंगे। रब करें इसको अब। यस सर। यस सर। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से ड्रॉ करें। एक पार्टिकल है और पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। हमारे पास एक पार्टिकल है और पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे। ये हो गया सर्कल का सेंटर सी। इनिशियली जो पार्टिकल है ना, इनिशियली पार्टिकल ए पे, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल इनिशियली कहां पे है, पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल मूव करके पहुंच रहा है बी पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है ध्यान है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जब पार्टिकल ए से बी गया तो उसने एंगल टर्न कर लिया थीटा। डायग्राम ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया? यस सर। अब क्वेश्चन लिखो जरा, और क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। A particle is moving on a circular path with uniform speed, और स्पीड दी है v। अच्छा, हमने 9th 10th में पढ़ा था सर्कुलर मोशन। 8th 9th 10th में कभी सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन दो होते हैं, या तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्पीड या तो बढ़ती है या फिर स्पीड घटती है। बताओ जब हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन की स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है इनिशियली? यस सर। तो मोशन कैसा है फैन का इनिशियली? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद फैन की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, तो वो यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, अगर कोई देखो, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो हम लोग बोलते हैं फैन का मोशन इनिशियली नॉन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म हो जाता है। सिमिलरली जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट करती नहीं करती है?
Yes, sir. और स्पीड अगर डिक्रीज करना स्टार्ट करी तो बताओ अगेन नॉन यूनिफॉर्म है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम जिस सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म है, यानी इसकी स्पीड क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो क्या लिखा है वहां पे? अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v. फाइंड आउट change in its velocity. Find out change in its velocity. Find out change in its velocity as it moves from point A to point B. A particle is moving on a circular path with uniform speed v. Find out change in its velocity. Find out change in its velocity as it moves from point A to point B. तो बताना है कि जब ये पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B की ओर जाता है तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया। अच्छा अब लिख लो गिवन। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? अब ये रिजल्ट याद है कि नहीं याद है तो लिख लो वहां पे गिवन। क्या चीज गिवन है? Whenever a particle moves on a circular path, whenever a particle moves on a circular path, its velocity is always along tangent to the path. बताओ ये रिजल्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई Yes, sir. पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि whenever a particle moves on a circular path, its velocity is always along tangent to the path. तो बताओ A पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं होगा? और बताओ B पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये हमने वेलोसिटी के डायरेक्शन शो कर दिए। अब करो कैलकुलेट। क्या करना है हमें? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा इस क्वेश्चन में अगर बोलता है कि स्पीड में चेंज कितना है, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि चेंज इन स्पीड कितना है, ध्यान है स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। तो चेंज इन स्पीड को हम सिंपली क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ फाइनल स्पीड भी v, इनिशियल स्पीड भी v, तो चेंज इन स्पीड कितना है? 0. लेकिन यहाँ पे स्पीड में चेंज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी में चेंज। और दोनों तरह से अब करके देखना। बताओ जो पहला तरीका था सॉल्व करने का, हमें चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखोगे? तुमने पहले लिखा वहां पे फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, अब उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे फाइनल वेक्टर प्लस ऑफ। बताओ ऐसा लिखोगे ही नहीं लिखोगे? चेंज को बताओ ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? फाइनल वेक्टर प्लस ऑफ माइनस इनिशियल वेक्टर। बताओ हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनमें से हमें किसका नेगेटिव लेना है? Initial. अबे उनमें से हमें नेगेटिव किसका लेना है? इनिशियल का ना। Yes. Yes, अच्छा sir. इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए या बी? पार्टिकल ए से बी गया है तो बताओ ए तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं? Yes. और बी मेरा वहां पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं?
अच्छा, ये दोनों वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, दो वेक्टर के बीच में एंगल कब मिलता है? दो वेक्टर के बीच में एंगल मिलता है जब दोनों के टेल टू टेल कोइंसाइड करते हैं। तो बताओ, VF को हम ऐसा एक्सटेंड करें नीचे की ओर, और VI को भी ऐसा एक्सटेंड करें। तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में इस तरह से VI वेक्टर बनेगा और इस तरह से VF वेक्टर बनेगा। बताओ, इसमें कुछ डाउट है क्या? ये हो गया VI और ये हो गया VF वेक्टर। अच्छा, ये एंगल 90 है कि नहीं? Yes. ये एंगल भी 90 है। अब बताओ, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल रहेगा उसका सम 360 होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, ये जो मैंने ग्रीन वाला एंगल शो किया है, ये पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? या 180 माइनस थीटा बोलते हैं, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अभी तो तीनों का सम 360 देगा। अब बताओ, ये एंगल अगर पाई माइनस थीटा है, यहां पे डायग्राम में देखो यार, ये जो एंगल है, ये एंगल पाई माइनस थीटा है, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? Theta. तो बताओ, इनिशियली दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? इनिशियली दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा या पाई माइनस थीटा? Theta. थीटा। लेकिन हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, उसमें से हमें इनिशियल का नेगेटिव लेना है कि नहीं लेना है? तो बताओ, इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर अब बताओ, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, VF और माइनस VI, बताओ इनके बीच में एंगल कितना आ गया? पाई माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो जरा। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग तुम क्या बोलोगे? दो वेक्टर को ऐड करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है 2AB इंटू कॉस। अब एंगल थीटा नहीं लेना, एंगल पाई माइनस थीटा लेना है। अब बताओ, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2V स्क्वायर, ये 2V स्क्वायर कॉमन ले लिया। Yes, sir. बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा मैथ्स में पढ़ा है अभी, माइनस कॉस थीटा होता है। अभी सबने Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, कॉस 180 Yes, माइनस sir. थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। Yes, sir. क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि बताओ 1 माइनस कॉस थीटा क्या देता है? 1 माइनस कॉस थीटा देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब बताओ क्या क्या चीजें बाहर निकाल सकते हो? 2 बाहर निकलेगा, V बाहर निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब होता है साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। V. तो यहां से एक साइन थीटा बाय 2 भी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. और यही हमारा वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो जो वेलोसिटी में चेंज आया उसका मैग्नीट्यूड आ गया कितना? 2V साइन थीटा बाय 2। बताओ, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? हमने सब्ट्रैक्शन को ट्रीट कर लिया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ऐड कर दिया। हो गया इतना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ मुझे, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि हम वेक्टर फॉर्म में पुट करें। बताओ, वेक्टर फॉर्म में अगर पुट करना जाओगे
तो ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखा जाए? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर I cap. बताओ, इनिशियली वेक्टर किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग है कि नहीं है? Yes, sir. तो इसको हम लिखते हैं वी आई कैप। Yes, sir. अच्छा, फाइनल जो रहेगा, बताओ वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फाइनल ये है कि नहीं है? First quadrant. और एंगल कितना बन रहा था? द फाइनल को हम ऐसा लिख सकते हैं v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। बताओ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Sir. अब क्या करें वहां पे? डेल्टा v करें फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो एक तो आएगा v कॉमन आएगा, बताओ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल करो तो v कॉमन आएगा, cos थीटा माइनस 1 आई कैप प्लस v sin थीटा j कैप। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कुछ नहीं करना है, यहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान ना, ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बताओ वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है? तो इसका स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर cos थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा v स्क्वायर बताओ यही फॉर्मूला था कि नहीं था वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, यहां से वी स्क्वायर, यहां से वी स्क्वायर बाहर निकाल लो तो वी कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या देगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टू कॉस थीटा और यहां पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. 1 प्लस 1 2 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, तो sir. अगले स्टेप में हो जाएगा, चेक करो यहाँ पे कॉमन आ रहा होगा 2 और ब्रैकेट में आ रहा होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे v 1 माइनस कॉस थीटा भी लिखवाया था। 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर। अब क्या चीज बाहर आएगी? v बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 बाहर आएगा। चेक करो फिर से रिजल्ट वही आ गया कि नहीं आ गया? 2v साइन थीटा बाय 2। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी मिल गई कि नहीं मिल गई हमें? 2v साइन थीटा बाय 2। Yes. Yes, और sir. ये वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? ये वेलोसिटी में चेंज आएगा व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। Yes, sir. Yes, अब sir. कौन सा मेथड तुम्हें यूज करना है वो डिपेंड करता है क्या चीज हमें इजी लग रही है। भाई रिजॉल्व करके लिखते हैं, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं लगता है। Yes, sir. और अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें तो वहां पे रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। Yes, sir. चलो इतना रब कर रहा हूं मैं। अब देखो वेलोसिटी में हमने अभी चेंज कैलकुलेट किया था जब ये पार्टिकल जा रहा था ए से बी। फिर से इसी क्वेश्चन में लिखो वहां पे फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी
इसी में आगे लिखो वहां पे, फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी। अब डी पॉइंट यहां कहीं है। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल जा रहा है मूव करके फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी। अब बताओ डी पॉइंट का मतलब 90 डिग्री से पार्टिकल टर्न कर गया कि नहीं टर्न कर गया? यस सर। तो बताओ डी पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी होगी कि नहीं होगी? करो जरा, वेलोसिटी में चेंज कितना है? अगर पार्टिकल ए से डी जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज कितना? अब क्या करो, हम फर्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं। डेल्टा वी को हम लिखेंगे फाइनल वेक्टर, तो दो वेक्टर को ऐड करो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। बताओ इनिशियली दोनों के बीच में एंगल कितना है? इनिशियली दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 है कि नहीं? लेकिन हमें इन दो वेक्टर को ऐड करना है क्या? नहीं, हमें जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसमें से इनिशियल का हमें नेगेटिव लेना है। तो बताओ नेगेटिव वेक्टर यही हुआ कि नहीं हुआ? अब एंगल कितना निकल के आया जिन दो को ऐड करना है? 90। अब बताओ दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फॉर्मूला था √a² प्लस b²। तो बताओ वेलोसिटी √2v होगी कि नहीं होगी? यस। तो तुम बोलोगे इस केस में वेलोसिटी में चेंज कितना है? √2v है। हाँ बोलो। हमने इससे पहले जो फॉर्मूला निकाला था उसमें थीटा डाल देते तो भी आ पुट जाता। कर दो, वैसे भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में फिर से कैलकुलेट करो। फिर से कैलकुलेट करो चेंज इन वेलोसिटी एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई। और ध्यान है ई पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी आएगी। तो अब फिर से क्या करना है? फिर से कैलकुलेट करना है चेंज इन वेलोसिटी एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई। 2 भी आ जाए। चेक कर लो वहां पे क्या आएगा। पहले डायरेक्शन देखो जरा, इनिशियल वेलोसिटी ये है कि नहीं है पहले, और इस डायरेक्शन में क्या है? बताओ अभी एंगल कितना है? लेकिन हमें इन दो वेक्टर को ऐड नहीं करना है, हमें इनिशियल का नेगेटिव लेना है। तो बताओ इनिशियल का नेगेटिव यही है कि नहीं है? यस। अब एंगल कितना आ गया? 0। और बताओ एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब b प्लस v कितना? 2v। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता तो v की वैल्यू सर चेंज हो मतलब जाती है। सर मतलब ए पे अगर 3 मीटर पर सेकेंड और तो बी पे b पे मान लो 4 हो गया, yes, 5 हो गया, कुछ भी हो गया। तो हम जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे तो एक की जगह 3 पुट करेंगे, दूसरी जगह 4 5 जो रहेगा वो पुट करेंगे वहां पर। yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। A person starts moving. A person starts moving
A person starts moving along east. A person starts moving. अगर म्यूट करो, किसका माइक ओपन है? A person starts moving. A person starts moving along east. A person starts moving along east with uniform speed. With uniform speed 10 meter per second. A person starts moving along east. A person starts moving along east with uniform speed. With uniform speed 10 meter per second. After 5 seconds. After 5 seconds, he found to be moving. After 5 seconds, he found to be moving along north. After 5 seconds, he found to be moving along north. What is the average acceleration? What is the average acceleration of the man? What is the average acceleration of the man? तो पहले यहां पे शो कर दो ईस्ट, वेस्ट, बताओ डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी पर्सन है, पर्सन चलना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, कितने चल रहा है? t=0 से पर्सन, t=0 पर्सन चलना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स ईस्ट। कितनी स्पीड से? अच्छा, पर्सन यहां पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है? तो पर्सन यहां पे इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड टी डैश, तो आफ्टर 5 सेकेंड ये जो पर्सन है, ये पर्सन हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है टुवर्ड्स नॉर्थ। और ध्यान, स्पीड अभी भी उतनी है, तो पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन ये पर्सन कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना है? तो लिखो गिवन। क्या चीज गिवन है? अभी हमने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी है, तो वहां पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो। जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डेल्टा वी का अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे तो एक्सेलरेशन का भी हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए, नहीं मिल जाएगा? यस। अच्छा, अब ये बताओ मुझे टाइम इंटरवल कितना लगा 5 सेकंड। इस पूरे प्रोसेस में? टाइम कितना लगा? टाइम लगा उसको 5 सेकेंड। हमें केवल क्या कैलकुलेट करना रह गया? हमें कैलकुलेट करना रह गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज को हम क्या लिखते हैं? फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल। अच्छा, अब बताओ इनिशियली वेक्टर कहां पे? अगर हम देखेंगे तो इनिशियली वेक्टर
बताओ लेफ्ट की ओर एक राइट की ओर एक ही नहीं है, ईस्ट के अलोंग। यस और बाद में वेक्टर किसके अलोंग है? बाद में वेक्टर फाइनली नॉर्थ के अलोंग है। बताओ जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। लेकिन हमें जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उसमें से हमें किसका नेगेटिव लेना है? इनिशियल का। तो इनिशियल का नेगेटिव लो जरा। बताओ इनिशियल का अगर नेगेटिव लोगे तो एंगल अभी भी कितना है? 90 डिग्री। एंगल अगर देखोगे तो एंगल 90 डिग्री। अब बताओ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्या बोलोगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से बोलोगे कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनका रिजल्टेंट कितना होगा? एंगल 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड तो v है, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब √2v, और v की वैल्यू पुट कर दो तो 10√2। बताओ ये वेलोसिटी में चेंज है कि नहीं? यस सर। अच्छा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम तो डेल्टा v कितना हो गया? 10√2 टाइम कितना? 5। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान है ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पर्सन का एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो उनमें से चारों में ऑप्शन में 2√2 लिखा होता है। मेन जो रहता है, मेन रहता है डायरेक्शन। बताओ एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? और इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है डेल्टा वी वेक्टर पे। बताओ डेल्टा वी कहां जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। भाई डायग्राम तो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये हो गया तुम्हारा माइनस वी आई वैक्टर, ये हो गया तुम्हारा वी एफ वैक्टर, और बताओ रिजल्टेंट डेल्टा वी है कि नहीं? तो ये रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बताओ रिजल्टेंट एंगल कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर थीटा। अब बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा की वैल्यू की परपेंडिकुलर, वीएफ की वैल्यू भी v, इनिशियल की वैल्यू भी v, तो टेन थीटा 1। तो बताओ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी कि नहीं होगी? यस अब बताओ ये 45 डिग्री कहां जा रहा है? बताओ ये जो 45 है डेल्टा v, वो नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। तो जो 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में बेसिकली डायरेक्शन की बात करता है। तो हम बोलेंगे जो भी एक्सेलरेशन में चेंज आया वो आया, जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो 2√2 है, और इसका डायरेक्शन वहां पे हम बोलते हैं, और ये मैंने लिखवाया था वहां पे, ये एक बार लिख लो जिसको नहीं लिखवाया था वहां पे, कि ये अगर हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, और जनरली पोल से हम देखते हैं, पोल हमारे 2 होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। अगर मैं यहां पे कोई लाइन खींच रहा हूं एग्जैक्ट कितने 45 डिग्री पे, या फिर यहां पे कोई लाइन खींच रहा हूं एग्जैक्ट 45 डिग्री पे, या फिर यहां पे कोई लाइन खींच रहे हैं, या फिर यहां पे कोई लाइन खींच रहे हैं, अगर कोई लाइन एग्जैक्ट 45 डिग्री पे होती है तो यहां पे डायरेक्शन बोला जाता है इसका नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ नहीं बोला जाता है, हम पोल को पहले रखते हैं। यहां पे जो डायरेक्शन रहता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहां पे जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा साउथ ईस्ट, और यहां पे जो डायरेक्शन आता है वो आता है साउथ वेस्ट।
अगर कोई लाइन एग्जैक्ट 45 डिग्री पे आ रही है तो उसको हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट बोलेंगे। बताओ इस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, बताओ वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे गया कि नहीं गया? वो Yes, एग्जैक्ट sir. 45 डिग्री पे गया। और कहां पे गया? नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल मिड पे गया कि नहीं गया? यस सर। तो जो 4 ऑप्शन थे उसमें करेक्ट ऑप्शन था 2√2 और डायरेक्शन वहां पे हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा एग्जैक्ट मिड पे हो। कई बार मान लो लाइन ऐसी भी खींची जाती है, कई बार मान लो लाइन ऐसे खींच दी, तो जरूरी को नहीं कि हमें हमेशा एग्जैक्ट मिड पे होगी। मान लो यहां पे एक लाइन है, ये लाइन 30 डिग्री पे, अब इसको हम नॉर्थ वेस्ट नहीं लिखेंगे। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे? तो इसको हम रीड करेंगे वहां पे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। जिससे एंगल मेजर किया गया है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाएगा। तो हम बोलेंगे 30 डिग्री किसकी ओर? वेस्ट की ओर। कहां से? नॉर्थ की ओर, नॉर्थ से। 30 डिग्री वेस्ट की ओर, कहां से? नॉर्थ से। अगर मान लो मैंने यहां पे कोई लाइन खींची और ये लाइन खींची 15 डिग्री पे, तो अब इसको हम नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। बताओ अब इसको हम क्या रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे 15 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिससे एंगल मेजर किया गया है वो हमेशा हम लास्ट में लाके लिखेंगे। बताओ सबको अब इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। ज्योग्राफी में डायरेक्शन इस तरह से हम लिखते हैं, वहां पे मिड में आएगा तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। लेकिन अगर किसी एंगल पे जाएगी अदर देन 45 डिग्री तो फिर लिखने का तरीका यही है, जिससे एंगल मेजर किया गया है वो हमेशा हम लास्ट में लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली बात करी है किसकी? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। और जो 3-4 एग्जाम्पल मैंने वीडियो लेक्चर में भी लिए हैं, यही सेम एग्जाम्पल इस तरह थे। तो एक बार अगर तुम वीडियो लेक्चर को देखोगे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा वहां पे। अब इसमें केवल एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो लास्ट टॉपिक बचा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो कल अपनी क्लास है ना? यस सर। तो कल एक तो तुम लोग Yes. क्या करना, मॉड्यूल में चेक करना कुछ क्वेश्चन है कि नहीं है सब्ट्रैक्शन। तो अगर कुछ क्वेश्चन होंगे सब्ट्रैक्शन के तो एक तो हम वो सॉल्व करेंगे और साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. तो कल Yes, पहले sir. तो एक तो हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें क्या करना है? वीडियो लेक्चर देखना है अब इसका, और एक बार इसको रिवाइज कर लो कि वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और जो बुक है तुम लोगों के पास, मॉड्यूल है या सिंगेज की बुक है, उसमें देखो तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे सब्ट्रैक्शन के, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम। तो वहां पे इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। Yes, sir. ठीक है?